इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हमेशा से काफी अनस्टेबल रहा है। कभी ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करता है तो कभी ये सेक्टर कुछ सीरियस चैलेंजेस फेस करने लगता है। जैसे पैंडेमिक के समय की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स ने बहुत ज्यादा पैसे उधार में देना स्टार्ट कर दिया था। इस दौरान लेंडिंग चीप था और डिमांड हाई थी, लेकिन शायद लेंडिंग बहुत ज्यादा ही चीप था क्योंकि बोरोअर्स ने एक बार में 5-6 लेंडर से एक साथ लोन्स ले लिए थे। 2023 तक इन बोरोअर्स को अपने लोन्स रीपे करने में प्रॉब्लम्स होने लगी। अर्ली 2024 से इंडस्ट्री में एक डाउन साइकिल शुरू हो गया। जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स पैंडेमिक के दौरान बढ़ रहे थे, अब अचानक उनका ग्रोथ स्लो हो गया था। इनफैक्ट पूरे इंडस्ट्री का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो भी कम हो गया। मार्च 2024 में ये लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपीस पे था। जून 2025 तक ये नंबर 3.5 लाख करोड़ रुपीस तक गिर गया। लेंडर्स ने लॉसेस से बचने के लिए लोन्स देना कम कर दिया। सिर्फ एक साल में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ग्रोथ से स्लो डाउन में चला गया, लेकिन शायद अब ये स्लो डाउन खत्म होने वाला है। जहां अर्ली 2025 में लेंडर्स ने पैसे उधार देना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, वहीं मिड 2025 तक सिचुएशन में एक चेंज आने लगा है। लेंडर्स ने अपनी गलती रियलाइज की और अपने ऑपरेशंस में सेफगार्ड्स लगाए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क या एमफिन ने ओवर बोरोइंग रोकने के लिए नए गाइडलाइंस भी सेट किए। आज की वीडियो में हम इंडिया के माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री के मैक्रो नंबर्स देखेंगे, फिर हम इस इंडस्ट्री के कंपनीज का पर्सपेक्टिव भी समझेंगे। हम रूरल इंडिया के माइक्रो फाइनेंस के साथ रिलेशनशिप को भी समझेंगे। एंड में हम इस स्पेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के नंबर्स देखते हैं और इस इंडस्ट्री का करंट कंडीशन समझते हैं। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल ईयर 24 इंडिया के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए एक मुश्किल साल था, लेकिन शायद अब इस सेक्टर का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ कई सालों से डबल डिजिट्स में था और ये ग्रोथ लगभग 20 to 25% तक चले जाता था। लेकिन इस ग्रोथ के बाद माइक्रो फाइनेंस लोन कई क्वार्टर्स तक श्रिंक हुए। जून 2025 तक टोटल आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स ईयर ऑन ईयर लगभग 17% कम हो गए। बेसिकली कंपनीज ग्रोथ चेज करने की जगह सर्वाइवल पे फोकस करने लगे, भले ही इसके लिए बिजनेस कम करने की जरूरत हो। नेचुरली अगर लैंडिंग कम होगा तो बोरोइंग भी कम होगा। साल भर में इंडस्ट्री से लगभग 2.4 करोड़ बोरोअर्स कम हो गए। ये या तो लोन डिफॉल्टर्स थे, नहीं तो वो लोग थे जिन्होंने फर्दर लोन्स नहीं लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एवरेज लोन टिकट साइज बढ़ गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि लेंडर्स अब बड़े और सेफर लोन्स पे फोकस कर रहे थे और ये लोन्स वो कम लेकिन क्रेडिट वर्दी बोरोअर्स को दे रहे थे। इसका मतलब ये भी है कि कम लोग अब माइक्रो फाइनेंस लोन्स ले रहे थे, लेकिन जो ये लोन्स ले रहे थे वो अब पहले से ज्यादा बड़े लोन्स ले रहे थे। ये तो थे लोन्स और उनके डिसबर्सल्स। चलिए अब देखते हैं कि इन लोन्स में डिफॉल्ट का क्या कंडीशन था। अगस्त 2025 तक इंडिया के माइक्रो फाइनेंस लोन बुक का लगभग 13% खतरे में था। ये वो लोन्स थे जिनके पेमेंट्स मिस हुए 90 डेज से ज्यादा हो चुके थे। ये काफी बड़ा नंबर है और इससे ये पता चलता है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री पे कितना स्ट्रेस है। लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये इंडिकेटर्स कुछ होने के बाद इन्हें रिपोर्ट करते हैं। ये बस उन पुराने लोन्स को दिखाते हैं जो ऑलरेडी ओवर ड्यू हो चुके हैं। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स, मतलब जो इंडिकेटर्स कोई लोन का मूवमेंट प्रेडिक्ट करते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। जैसे जिन लोन्स का पेमेंट मिस हुए 90 डेज से कम हुआ है, ऐसे लोन्स कम हो रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने रिसेंटली पैसे उधार लिए हैं वो अपने लोन्स में कम डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये एक स्टेबलाइजेशन का साइन हो सकता है और ये नंबर सही भी हैं। लेंडर्स ने ओवर बोरिंग रोकने के लिए नए लोन्स देना कम कर दिया था। इसके कारण पुराने प्रॉब्लमैटिक लोन्स अब कम होने लग गए। साथ ही साथ लेंडर्स और केयरफुल भी हो गए और क्रेडिट वर्दी लोगों को ही लोन्स दिए, इसलिए नए लोन्स में डिफॉल्ट्स भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ साइंस हैं जिससे हमें ये समझ आता है कि इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अब अपने स्ट्रगल्स के एंड पे हो सकता है। जैसे डिफॉल्टेड अकाउंट से कलेक्शंस अब बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेंडर्स रिकवरी ड्राइव्स और इवन लीगल एक्शन के थ्रू इन अकाउंट से पैसे रिकवर कर रहे हैं और इन रिटर्न ऑफ लोन्स का रिकवरी इन लेंडर्स के प्रॉफिट में डायरेक्टली ऐड होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के एक्चुअल प्लेयर्स, मतलब बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट सेक्टर के करंट सिचुएशन के बारे में क्या कह रहे हैं। रीसेंट कमेंट्री और इंटरव्यूज देखें तो इन प्लेयर्स में फिलहाल कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। मतलब ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इस ग्रोथ के साथ आने वाले चैलेंजेस के बारे में भी अलर्ट हैं। अलग अलग कंपनीज के एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे, लेकिन सबने करंट स्ट्रेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे फोकस किया। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वासवानी ने कहा
कि रीसेंट क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एमएफआई कॉस्ट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने ये भी कहा कि ये कॉस्ट अब अपने पीक तक पहुंच चुके हैं और आने वाले क्वार्टर्स में ये कॉस्ट कम भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डिफॉल्ट्स के कम होने के कारण कंपनी अब वापस फ्रेश डिसबर्समेंट्स शुरू कर चुकी है। इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि बैंक को अपने अनसिक्योर्ड और एमएफआई लोन सेगमेंट से कभी कोई इश्यूज नहीं आए थे और बैंक का इन दोनों सेगमेंट्स में बहुत कम एक्सपोजर भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अनसिक्योर्ड और एमएफआई सेगमेंट में बैंक के एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। बैंक के एमएफआई सेगमेंट में क्लीनिंग अप या लोन डिसबर्सल और रिकवरी में कंट्रोल के कारण ये इंप्रूवमेंट आया है। अब ये एक ध्यान में रखने की बात है कि कोटक और एसबीआई इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स में गिने जाते हैं, तो एमएफआई सेगमेंट्स का इन बैंक्स के बुक्स में बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसे भी हैं जिनके लिए एमएफआई सेगमेंट उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इन एनबीएफसीज पे इस सेक्टर की चेंजेस का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अरमान फाइनेंस नाम के एक छोटे एनबीएफसी का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी अपने एक सब्सिडियरी के थ्रू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है। कंपनी टू व्हीलर और एमएसएमई लोन्स भी हैंडल करती है। अरमान फाइनेंस के सीएफओ विवेक मोदी को जब पूछा गया कि क्रेडिट कॉस्ट अपने पीक तक पहुंचे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसका आंसर सिर्फ यस या नो से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री अभी भी कुछ स्ट्रगल्स फेस कर रही है। जीरो बकेट और करंट बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी का सिचुएशन कम से कम पिछले 2 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है। अरमान फाइनेंस के एमडी आलोक पटेल ने भी सेक्टर के करंट कंडीशन पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मार्च में उन्हें लगा था कि मार्केट में कुछ अच्छे इंडिकेटर्स थे, लेकिन तब वो गलत थे। तो अगर उन्हें सेक्टर के कंडीशन में अगले क्वार्टर पूछा जाए तो वो बेटर जवाब दे पाएंगे। जहां अरमान फाइनेंस का मैनेजमेंट सेक्टर के बारे में अनश्योर था, स्पंदन स्फूर्ति नाम के एक एमएफआई फोकस्ड एनबीएफसी ने बिजनेस के रिकवरी से रिलेटेड कुछ प्रिसाइज टाइमलाइंस मेंशन किए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी एक और क्वार्टर स्ट्रगल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के लेंडिंग का वेटेड एवरेज मैच्योरिटी फिलहाल 6 to 7 मंथ्स है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के डिसबर्समेंट्स कम थे। फिर भी कंपनी के लोन्स का वेटेड एवरेज मैच्योरिटी 9 to 10 मंथ्स से ज्यादा नहीं होता। मतलब कंपनी किसी भी लोन को देने के 9 to 10 मंथ्स के अंदर उसके प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर कर लेती है। स्पंदन स्फूर्ति ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री का कोई भी चैलेंज सिर्फ 4 क्वार्टर्स तक चलता है। करंट चैलेंज ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स तक चल चुका है, तो अब एक और क्वार्टर के बाद कंपनी के कंडीशंस में चेंजेस दिख सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि पूरे इंडस्ट्री के मेंटालिटी में एक चेंज आया है। स्टार्टिंग में पैनिक था, अलग अलग प्लेयर्स अलग कारणों के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन हर प्लेयर अब रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन ये रिकवरी एग्जैक्टली कब होगी ये बताना मुश्किल होगा, और ये भी इन कंपनीज के आंसर्स में दिख रहा है। सबसे ऑप्टिमिस्टिक रिस्पॉन्स के हिसाब से फाइनेंशियल 26 के सेकेंड क्वार्टर के बाद से इंप्रूवमेंट दिख सकता है। एक चीज जो पूरे इंडस्ट्री में कॉमन है वो है फ्यूचर में रिकवरी का एक्सपेक्टेशन। लेकिन कंपनीज ये रिकवरी एक्सपेक्ट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सारी कंपनीज एक अजम्पशन पे चल रही हैं, और ये अजम्पशन क्या है कि इन कंपनी के एंड बोरोअर्स यानी लो इनकम रूरल हाउसहोल्ड्स का फाइनेंशियल पोजीशन अब इंप्रूव होगा, इसलिए ये हाउस होल्ड्स अब अपने लोन्स रिपे भी कर पाएंगे। तो अब एक और सवाल ये आता है कि इंडिया के लो इनकम हाउस होल्ड्स की कंडीशन क्या है। देखो दोस्तों, इंडिया के रूरल हाउस होल्ड्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। रूरल कंजम्पशन में ग्रोथ आया है, लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि रूरल इनकम में ग्रोथ हुई है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट स्लो हुआ है। पिछले कई क्वार्टर से रूरल एफएमसीजी वॉल्यूम्स अर्बन रीजन से ज्यादा रहे हैं। अच्छे मॉनसून के कारण फार्मर्स के सेंटिमेंट्स को भी बूस्ट मिला है, लेकिन रूरल वेजेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मॉनसून के कारण ज्यादा क्रॉप्स तो उगे, लेकिन रियलाइजेशंस वीक थे। मतलब फार्मर्स को इन ज्यादा क्रॉप्स के बदले सफिशिएंट इनकम नहीं मिली। कुछ रीजन्स में तो ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण आउटपुट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। इनफैक्ट हाउसहोल्ड्स का सेविंग्स रेट कम हुआ है और कंजम्पशन में उनके इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्चा हो रहा है। मतलब रूरल हाउसहोल्ड्स में प्रॉस्पेरिटी नहीं आई है, वो फिलहाल वीक इन्फ्लेशन के कारण सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का ये वीकनेस कभी भी जा सकता है, और ऐसे में इन रूरल हाउसहोल्ड्स पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक और टेंशन का कारण है गोल्ड लोन्स, जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जब लोगों को क्विक क्रेडिट की जरूरत हो और उनके पास कैश की कमी हो, तब वो गोल्ड गिरवी रख के लोन्स लेते हैं। मतलब रूरल हाउसहोल्ड्स अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचने को तक तैयार हो चुके हैं। ये रूरल इंडिया के लिए एक टेंशन का कारण हो सकता है। इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एक स्ट्रेस साइकिल से निकल तो रहा है। बैंकिंग डेटा और इंडिया के अलग अलग लेंडिंग कंपनीज के सी स्वीट ऑफिसर्स के हिसाब से भी यही लग रहा है। जैसा मैंने बताया, इस रिकवरी का एग्जैक्ट टाइमलाइन तो हमें नहीं पता, लेकिन सारे लेंडर्स ये रिकवरी एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये प्लेयर्स इस रिकवरी के बारे में कॉशियस भी हैं।
रूरल इंडिया से एक्सपेक्टेशंस तो हैं, लेकिन शायद ये इस रिकवरी को सपोर्ट ना कर पाए। तो हमें सिर्फ इन लेंडर्स का डेटा ही नहीं बल्कि इंडिया के रूरल हेल्थ पे भी फोकस करने की जरूरत है, जैसे रूरल वेज इन्फ्लेशन डेटा, एग्रीकल्चरल आउटपुट, ट्रैक्टर सेल्स और एमजीएन रेगा डिमांड। ये सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें रूरल इंडिया के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में ज्यादा समझाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रूरल इंडिया माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की रिकवरी में मदद कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।